Assalamu alaikum. In today's lecture, we'll be studying about SQL or the structured query language. It says that structured query language is the standard for relational database management system. DBMS तो हमें पता है कि वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है उसको मैनेज करता है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल का यहाँ पर मतलब है कि रिलेशन मीन्स के टैबुलर फॉर्म में, ये रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में अगर आपके पास डेटा हो तो उसको मैनेज करने के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ होता है दैट इज़ RDBMS और द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो SQL का आपका यहाँ पे ये रोल है कि अगर आपके पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर कुछ डेटा है और एक आपके पास है DBMS सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कि डेटा को मैनेज करेगा। तो अगर ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इस डेटाबेस में डेटा में कुछ चेंज करना चाहता है तो वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू चेंजेस करेगा, दैट इज़ द DBMS। तो DBMS के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसको एक लैंग्वेज की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि एक ह्यूमन है, वो अपनी नेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश, उर्दू, पश्तो में उसको नहीं कह सकता कि जी इसमें डाटा को अपडेट कर दो या डिलीट कर दो, इस रो से लेके इस रो तक, फर्स्ट रो से लेके 5th रो तक फर्स्ट 5 रोज़ डिलीट कर दो। तो वो इस सॉफ्टवेयर को समझ नहीं आएगी, बल्कि उसको एक प्रॉपर सिंटेक्स की या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ आती है। तो इस किस्म की जो लैंग्वेज है जो कि आपके यूज़ होगी, जो कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करेगा DBMS को बताने के लिए कि जी ये करना है, ये नहीं करना, तो उस लैंग्वेज को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और SQL या फिर SQL। सो SQL एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं एक DBMS सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ये DBMS सॉफ्टवेयर सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, इसी लैंग्वेज के रूल्स इसके अंदर बिल्ट इन है, वो इसको समझेगा और इसके अगेंस्ट एक्शंस परफॉर्म करेगा। सो SQL एक्चुअली आपके पास क्या है, एक क्वेरी लैंग्वेज है, या फिर क्या होती है, इसमें आपके पास कुछ कमांड्स होती हैं या क्वेरीज होती हैं जो कि आप इस डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को देते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आपने कमांड दी और उसके अगेंस्ट वो डेटाबेस में कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है। अच्छा, SQL एनवायरनमेंट, SQL एनवायरनमेंट में आपके पास SQL की कुछ टाइप्स हैं। इसमें आ जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और द DDL, इसमें आपके पास SQL की वो कमांड्स आती हैं जो कि डेटाबेस को डिफ़ाइन करने में हेल्प करती हैं। जैसा कि डेटाबेस के अंदर आपके पास टेबल्स क्रिएट करना है या टेबल के अंदर कुछ अल्टर करना है, चेंज करना है, या टेबल को ड्रॉप करना है। ड्रॉप और डिलीट, ड्रॉप एक्चुअली डिलीट ही होता है, लेकिन ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे हम। ये तो टेबल्स को ड्रॉप करने के लिए आप कौन से कमांड्स यूज़ करते हैं, वो जो कमांड्स यूज़ करेंगे वो आपके डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आते हैं। इसके अलावा इस्टेब्लिशिंग कंस्ट्रेंट्स, जब टेबल आप बना रहे होते हैं उसके अंदर आप कुछ कंस्ट्रेंट्स डालते हैं कि इस पे ये कंस्ट्रेंट है, ये नॉट नल होगा, ये नल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इस तरह के जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये भी आपके डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपके पास है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें वो कमांड्स आएंगी जो कि डेटाबेस में कुछ डेटाबेस की मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है या डेटाबेस के अंदर चेंजेस करने के लिए यूज़ होते हैं, या फिर क्वेरी अप्लाई करने के लिए। क्वेरी का मतलब कि आप कुछ क्वेरी डालते हैं कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाए, तो ये एक क्वेरी है। इस किस्म की जो कमांड्स हैं वो है आपका थर्ड वन है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में आपकी वो कमांड्स आती हैं जो कि डेटाबेस को कंट्रोल करती हैं। जैसा कि आप किसी को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस देना चाहते हैं, मसलन कि अगर आपके जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई आपका स्टूडेंट पोर्टल है और फैकल्टी पोर्टल है, तो फैकल्टीज़ को ये प्रिविलेजेस हैं कि वो स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर सकता है, और स्टूडेंट को प्रिविलेज है कि वो सिर्फ व्यू कर सकता है और एंटर नहीं कर सकता। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इस किस्म के प्रिविलेजेस को भी कंट्रोल कर सकता है यूजिंग द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, अब इस नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास DDL, DML और DCL को रिलेट किया हुआ है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस या डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में। वो स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ। इसमें हमने देखा था कि पहले प्लानिंग होती है, एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद लॉजिकल डिज़ाइन, फिज़िकल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। प्लानिंग में हम प्लान करते हैं, एनालिसिस में हमने प्रथम कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बनाते हैं, लॉजिकल में हमारे पास रिलेशनल डायग्राम आती है, फिर फिज़िकल इम्प्लीमेंटेशन और जो मेंटेनेंस है इसमें जो है ना आपकी प्रोग्रामिंग या SQL की क्वेरीज यूज़ होती हैं। तो फिज़िकल डिज़ाइन के फेज़ में आपके पास DDL लैंग्वेज यूज़ होगी, और इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में DML, और मेंटेनेंस के इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में DML और कंट्रोल लैंग्वेज यूज़ होगी, और जो मेंटेनेंस का फेज़ है उसमें आपके पास DDL और DCL यूज़ होगा। सो इसमें आपके पास DML नहीं यूज़ हो रहा मेंटेनेंस के फेज़ में। DML सिर्फ आपका इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में आप रिकॉर्ड्स एंटर कर रहे होते हैं और इसके अंदर इंसर्ट और अपडेट कर रहे होते हैं डेटाबेस को। अब DDL, DML और जो DCL है उसको ज़रा और डिटेल में देखते हैं। पहले डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज और DDL, इसमें हमने कहा कि हम मोस्टली क्रिएट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हम डेटाबेस को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं इस स्टेज में। तो तीन मेजर किस्म की क्रिएट स्टेटमेंट्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द क्रिएट स्कीमा, जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्रिएट टेबल को क्रिएट करेंगे, टेबल के अंदर इसके कॉलम्स भी साथ ही डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्रिएट व्यू यूज़ करते हैं हम, ठीक है। क्रिएट व्यू के कमांड में हम एक व्यू क्रिएट करते हैं, और वो व्यू कैसे क्रिएट होता है? व्यू एक्चुअली आपके पास डिफरेंट टेबल को कंबाइन करके एक और वर्चुअल टेबल बनाते हैं, जो कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सिर्फ आपको व्यू देने के लिए एक वर्चुअल टेबल क्रिएट होता है, डिफरेंट टेबल से मिलके कंबाइन होके बनता है ये। अच्छा जी, अब आते हैं टेबल क्रिएशन की तरफ। टेबल क्रिएशन का कुछ सिंटेक्स है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसका सिंटेक्स कुछ ऐसे है कि हम पहले लिखते हैं क्रिएट टेबल, फिर जो भी आप उस टेबल को नाम देना चाहते हैं वो लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉलम डेफिनेशन लिखेंगे। कॉलम डेफिनेशन का मतलब कि कॉलम का नाम और कॉलम की टाइप लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स में वो लिखेंगे जो आप उस टेबल पे कुछ कंस्ट्रेंट्स डालना चाहते हैं, या कॉलम पे जो कंस्ट्रेंट डालना चाहते हैं वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। इससे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं टेबल क्रिएशन के, वही जो मैंने बता दी कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपके कॉलम्स हैं उसके टाइप क्या होंगी, ठीक है। आपके कॉलम्स होंगे क्या, कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे आपके टेबल के, ठीक है। और उन जो कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उनकी टाइप क्या होगी, और वेदर वो नल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, उसके अंदर नल वैल्यू अलाउड होगी या नहीं होगी। ज़ाहिर अगर आपका प्राइमरी की है कोई कॉलम, उसके अंदर आप नल वैल्यू कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई रिकॉर्ड रख रहे हैं स्टूडेंट्स का फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट का आप हो सकता है फर्स्ट नेम को भी
नॉट नल कर दें, क्योंकि आपको चाहिए कि हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम तो ज़रूर होगा और वो आपकी इस टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट एंटिटी है, तो वो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, तो वो उसको आप ज़रूर इंक्लूड करेंगे, उसको आप नॉट नल की कंस्ट्रेंट उस पर डालेंगे। इसी तरह आप और कंस्ट्रेंट भी डाल सकते हैं कि जैसे कि आप ये कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं कि ये कॉलम यूनिक होगा, इसके अंदर कोई भी वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। इसी तरह आप किसी कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे, किसी कॉलम को फॉरेन की भी डिक्लेयर कर सकते हैं टेबल में। नेक्स्ट, इस स्लाइड में आपके पास आपका पुराना कॉन्सेप्चुअल डायग्राम या ईआरडी डायग्राम है। अब अगर आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम हो और या फिर रिलेशनल डायग्राम हो, उसको देखते हुए फ़िज़िकल डिज़ाइन के फेस में एक आपका जो प्रोग्रामर होता है या डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो फ़िज़िकल डिज़ाइन के फेस में उन डायग्राम्स को देखते हुए आपकी डेटाबेस डेफिनेशन करेगा, मतलब आपके डेटाबेस बनाएगा, उसके अंदर आपके टेबल्स बनाएगा उन्हीं डायग्राम्स को देखते हुए। तो अब जैसे ये आपके पास डायग्राम है जिसमें कस्टमर, प्रोडक्ट और ऑर्डर लाइन है, ठीक है, तो उसको देखते हुए ये कुछ कमांड्स के थ्रू आपके डेटाबेस में टेबल्स बनाएंगे। तो अब इतने कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल को देखने से पहले हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स करते हैं, और वो उसके लिए एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, जो कि मैंने आपको लिंक दिया हुआ था इंस्टॉलेशन के लिए, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो उधर से आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, और उसमें एग्जाम्पल्स करते हैं। अच्छा, होपफुली आपने जो आपका एसक्यूएल मैनेजमेंट टूल है, एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, वो इंस्टॉल कर लिया होगा। और इसके लिए आपको इससे पहले एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करने से पहले एसक्यूएल इंस्टॉल करना होता है, और इसके इंस्टॉलेशन का तरीका अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉलेशन का तरीका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। ओके, अब जब अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो अगर आप अपने स्टार्ट में जाएं तो यहाँ पे आपके पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आएगा। अगर आप स्टार्ट में लिखें एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो तो ये आपके पास आ जाएगी एप्लीकेशन ऐप्स में। इसको आप इधर से ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये करते हैं कि हम इसका जो आइकन है ये अपने डेस्कटॉप पे ले आते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि उसको राइट क्लिक करें और यहाँ से फाइल ओपन फाइल लोकेशन करें, और इधर से इसको कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लें। ओके, डन। नाउ ओपन इट। अच्छा, जब आप इसको ओपन कर लेते हैं फिर आपके पास ये वाली पॉपअप मेन्यू आएगा, जिसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्वर नेम में लोकल होस्ट लिखना है, ठीक है, और लॉगिन पे यहाँ पर आपने SA लिखना है और पासवर्ड आपने वो लिखना है। अच्छा, ऐसे आपके पास इनेबल नहीं होगा, आपके पास पहले यहाँ पे विंडो ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट हुआ हुआ पहले, तो आपने इसको विंडो ऑथेंटिकेशन से आपने एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन करना है यहाँ से। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी ठीक है, चल जाएगा, आपके कनेक्शन बिल्टअप हो जाएगा। लेकिन आपके यहाँ पर अगर ये करते हैं तो आपके पास कुछ परमिशंस आती हैं, तो वो परमिशंस आपको होंगी। अच्छा, यहाँ पे आपने SA लिख लिया और उसके बाद यहाँ पे अपना वो पासवर्ड लिखे जो आपने इंस्टॉलेशन के वक्त पासवर्ड दिया था। और वो अगर आपने वीडियो लिंक फॉलो किया, जो वीडियो लिंक मैंने आपको दी है इंस्टॉलेशन के तरीके के, अगर आपने उसको फॉलो किया तो उसमें एक स्टेप ये भी था कि आप अपना पासवर्ड एक जगह पे सेट करते हैं, तो वो पासवर्ड मैं भी लिख लेती हूँ। कनेक्शन बिल्डअप हो गया। अगर आपका कनेक्शन बिल्डअप नहीं होता, एरर आता है कोई, ठीक है, तो हो सकता है आपका पासवर्ड गलत हो सकता है इस किस्म के कुछ इश्यूज हो सकते हैं।
अगर पासवर्ड भी ठीक लिखा है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था लोकल होस्ट और ऐसे वो भी आपने लिखा हुआ है फिर भी अगर नहीं खुलता है तो आपने क्या करना है कि यहाँ से जाना है और सर्विसेज में जाना है। अगर आपका एरर आता है उस सिचुएशन में ये काम करना है। अभी राइट नाउ हमारे पास कोई एरर नहीं आया हुआ, लेकिन अगर आपका एरर आता है तो वो वाला केस भी मैं बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। इसको आप स्क्रॉल डाउन कर ले, एस वाली इसमें जाएं, एसक्यूएल हमें चाहिए, ये एसक्यूएल सर्वर एजेंट। इसको आपने राइट क्लिक करके स्टार्ट करना है या इनेबल करना है। अगर ये डिसेबल हुआ हो तो इसको यहाँ से इनेबल करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है, रन करना है, ये आपने करना होगा। ओके अच्छा, अगर कनेक्ट क्लिक करने पे आपका ये वाला पेज आता है, ये वाली स्क्रीन सामने आती है, दैट मीन्स कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। इस पर अब हम अपनी क्वेरीज डालेंगे और अपने जो लोकल होस्ट सर्वर है उस पर कुछ टेबल्स डेटाबेसेस बनाएंगे, ठीक है, क्वेरीज़ को यूज़ करते हुए। तो क्वेरी लिखने के लिए आपने इस न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ये पेज खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी जो आज के लेसन में इस वीडियो में हम जो DDL से रिलेटेड क्वेरीज़ हैं वो करेंगे। DDL से रिलेटेड क्वेरीज़ हमारे पास आ जाती हैं क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल। इसके अलावा टेबल में अगर कुछ चेंजेस करना है, अल्टर करना है, टेबल का मतलब कॉलम्स, उसके कॉलम्स में अगर कुछ चेंजेस करनी है तो वो कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्रॉप कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने से पहले यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे जो लोकल होस्ट है इसके नीचे डेटाबेसेस यहाँ पे शो होंगी, इस सर्वर में जितने भी डेटाबेसेस हैं। तो आपके पास ये 3 तो नहीं आएंगी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें, ये 3 तो नहीं आएगी, लेकिन आपके पास सिस्टम डेटाबेसेस होगा यहाँ पर। इसको आपने नहीं छेड़ना और यहाँ पे अपने लिए एक और डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो उसके लिए डेटाबेस क्रिएट करने का सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेटाबेस बना लेते हैं जी, कस्टमर, या फिर जो आपकी स्लाइड्स में था वो था कुछ फर्नीचर के बारे में, ग्रीन वैली फर्नीचर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम जी फर्नीचर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। इसको अब रन करने के लिए हम करेंगे एग्जीक्यूट या F5 का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे। अच्छा, जब हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। दैट मीन्स कि हमारी जो क्वेरी थी वो विदाउट एरर्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेटाबेसेस में फर्नीचर वाला डेटाबेस नहीं अभी तक आया आपके पास। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्नीचर वाली आ गया है, फर्नीचर डेटाबेस आपके पास खुल गया है। अब हमने क्या करना है, क्रिएट करना है टेबल, इसके अंदर टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो उसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल और जो टेबल को नाम देना चाहते हैं, टेबल को नाम मैं दे देती हूँ कस्टमर। अच्छा, अब ये जो टेबल है हम ये कहाँ पर क्रिएट करें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मिस नहीं करना। टेबल क्रिएट कहाँ पर करें, क्रिएट हम करें हैं अपने फर्नीचर के डेटाबेस में, ठीक है। अगर फर्नीचर की डेटाबेस में क्रिएट कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें। जिस भी डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर रहे हो
वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। डेटाबेस क्रिएट करते हुए मास्टर सेलेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, जो इनिशियली सेलेक्टेड था बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जब भी कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। और जब भी डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं या कोई और क्वेरीज देते हैं उस डेटाबेस के अंदर ही, उस डेटाबेस से रिलेटेड, तो वो डेटाबेस यहाँ पे सेलेक्ट होना ज़रूरी है। अच्छा, हमने जो क्रिएट की कमांड थी उसका सिंटेक्स कुछ ऐसे कि आप पहले क्रिएट लिखते हैं, टेबल लिखते हैं, और जो भी टेबल को नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ पे कस्टमर लिख दिया। नेक्स्ट इज़ के इस तरह के ब्रैकेट्स आपने डाल दिए, सर्कुलर ब्रैकेट्स, और उस सर्कुलर ब्रैकेट्स के बीच में आप अपने जो कॉलम्स के नाम हैं, कॉलम्स हैं, वो लिखेंगे। सबसे पहले जो भी आप कॉलम को नाम देना चाहते हैं वो देंगे। ये हो गया हमारे पास कस्टमर आईडी, ठीक है, स्पेस के बगैर। और जो आप इसको टाइप देना चाहते हैं इंट जैसे हमने दे दिया। फिर उसके बाद अगर कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कर दिया कि नॉट नल, इसको मैं अपनी प्राइमरी की बनाऊंगी इसलिए मुझे इसको नॉट नल करना है, ये नल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद मैं एक और कॉलम बना देती हूँ जो कि नेम का कर दिया या कस्टमर नेम का कर दिया, और उसका टाइप कर दिया मैंने वार्चर, और उसको मैंने कुछ वार्चर जब भी आप देते तो आप इसे बताते हैं कि कितने कैरेक्टर्स का, तो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे फॉर इंस्टेंस 25 कैरेक्टर्स का ही नाम होगा। मैंने ये रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि 25 कैरेक्टर्स का नाम होगा, और इसको भी मैंने नॉट नल कर दिया, ठीक है। एक और कॉलम ऐड करना चाहती हूँ मैं, जो कि हो सकता है एड्रेस, ठीक है, कस्टमर का एड्रेस, और वो भी इसी तरह वार्चर 25। अच्छा, अगर देखें तो कॉलम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमर्स, कॉमा डालें और फिर नेक्स्ट कॉलम मैं अगर डालना चाहूँ वो डाल सकती हूँ पोस्टल एड्रेस का वार्चर या कस्टमर 25, ये भी हो गया, सही है। लास्ट वन के एंड पे कॉमा नहीं डालना। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट F5। नाउ लेट्स सी कि हमारा टेबल यहाँ पर बन गया है कि नहीं। फर्नीचर का मैंने डेटाबेस खोला यहाँ से और टेबल्स को एक्सपेंड किया। टेबल में मेरे पास कस्टमर का डेटा टेबल इधर यहाँ पे प्रेजेंट है, dbo.customer, ठीक है, ये टेबल बन गया है। इसको भी अगर आप एक्सपेंड करें तो इसको कॉलम्स देखें तो ये आपके पास कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि मैंने यहाँ पे किसी भी कॉलम को प्राइमरी की नहीं क्रिएट किया, प्राइमरी की भी क्रिएट करना ज़रूरी है। प्राइमरी की बनाने के एक्चुअली दो तरीके हैं। प्राइमरी की या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें, यहाँ पे ही नॉट नल भी एक कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे आप दूसरी कंस्ट्रेंट ये भी डाल सकते हैं कि ये प्राइमरी की होगा, तो वो भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होगा, कहेगा कस्टमर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे कोई और बना देती हूँ, लेट्स सपोज कस्टमर के बजाय मैं बना लेती हूँ रिटेलर, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसको मैं रिफ़्रेश करके यहाँ पे देखते हैं जी, ये रिटेलर आ गया हमारे पास। और अब अगर आप इसके कॉलम्स को देखें तो इसके जो फर्स्ट कॉलम है उसके साथ हमारे पास एक की का निशान है विच शोज़ दैट कस्टमर आईडी इज़ द प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की बनाने का दूसरा तरीका जो कि आपकी स्लाइड्स में भी है, ठीक है, वो स्लाइड्स वाले तरीका करते हैं या यहाँ पे कॉमा डाल के प्राइमरी की करते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो स्लाइड्स में आपके पास जो जिस तरीके से बना हुआ है दैट इज़ के कैप्स में आप लिखें कंस्ट्रेंट और फिर उसके बाद कोई भी इस की को नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कह दिया कि कस्टमर की, और फिर उसके बाद मैंने इसको लिखा कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, प्राइमरी की बना रहे हैं।
और जिस कॉलम को प्राइमरी की बना रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पे। कस्टमर आईडी को हम कॉलम प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है। रिटेलर की जगह पे इस दफ़ा हम लिख लेते हैं कस्टमर डेरा। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली। रिफ़्रेश करके देख लेते हैं जी, कस्टमर डेटा हमारा न्यू है। इसके अंदर आपके कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की बन गया। देखें, पहले आपके पास ये प्राइमरी की नहीं था, बट ये इधर ये कंस्ट्रेंट डालने से या फिर यहाँ पे प्राइमरी की लिखने से आपके पास कंस्ट्रेंट डल जाती है। ये कॉलम आपका प्राइमरी की बन जाएगा। ओके, अब हमारे पास जो टेबल एक्स्ट्रा क्रिएट हो गए हैं, ये वाला कस्टमर डेटा हम रहने देते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा टेबल्स क्रिएट हो गए हैं, रिपीट हो रहे हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। कस्टमर और रिटेलर को डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए जो कमांड है, सिंटेक्स है, वो है ड्रॉप और टेबल का नाम। ड्रॉप टेबल का नाम हम लिख लेते हैं कस्टमर। इसको एग्जीक्यूट किया। अब इसको रिफ़्रेश करें यहाँ से। लेट्स सी, डिलीट हो गया। नेक्स्ट हम डिलीट करना चाहते हैं, रिटेलर को भी डिलीट करते हैं। रिटेलर, जी, रिटेलर को भी डिलीट कर दिया और यहाँ से रिफ़्रेश कर लेते हैं। अच्छा, ये टेबल भी यहाँ से रिमूव हो गया है और हमारे पास एक टेबल रह गया है कस्टमर डेटा। और ये खोल के देख लें तो इसके अंदर आपके पास कॉलम्स हैं, प्राइमरी की, नेम, एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। अब ये जो आपके पास टेबल बना है, ये अब एक्चुअली यहाँ पर एम्प्टी है, बिल्कुल इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। डाटा इसके अंदर ऐड करने वाला जो काम है वो आएगा आपका डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ डाटा डेफिनेशन करें। डाटा डेफिनेशन में हम टेबल्स क्रिएट करे हैं, कॉलम्स क्रिएट करें, इसके अंदर कोई डाटा नहीं एंटर करे हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो चेंजेस टेबल के अंदर चेंजेस क्रिएट करने के लिए हम अल्टर का कमांड यूज़ करते हैं। अल्टर हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ अल्टर की कमांड्स हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है, अल्टर कर सकते हैं हम टेबल की किसी कॉलम को ऐड करके, किसी कॉलम को ड्रॉप करके, या फिर किसी कॉलम के डाटा टाइप चेंज करके। अब अगर हमारे पास ये जो कस्टमर डाटा का टेबल है, इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास कॉलम्स हैं, हम इसके अंदर कोई और कॉलम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सिटी का कॉलम ऐड करना चाहते हैं। हमने टेबल बना लिया, बाद में हमने सोचा कि इसके अंदर एक और कॉलम भी होना चाहिए सिटी के नाम से, जिसके अंदर कस्टमर के सिटीज़ आएंगे। तो उसके लिए हम अल्टर टेबल का नाम और ऐड कॉलम का नाम करेंगे, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि जी उसी तरह हमारे पास कॉलम ऐड हो जाएगा, हम चाहते हैं कि जो पोस्टल एड्रेस है इसकी जगह हमारे पास सिटी आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले पोस्टल एड्रेस के कॉलम को ड्रॉप करेंगे और इसकी जगह हम जो सिटी का कॉलम है वो ऐड करेंगे। तो ये हम कर लेते हैं, अल्टर टेबल का नाम हमारे पास है कस्टमर डेटा, और फिर इसके बाद हम करेंगे ऐड, बल्कि ड्रॉप कॉलम, और जो कॉलम का नाम है वो यहाँ पे लिख लेंगे पोस्टल एड्रेस। एग्जीक्यूट। अब इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, इसको हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं।
जी, पोस्टल एड्रेस डिलीट हो गया यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि हम इसी जो टेबल है इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं एक कॉलम को, ठीक है। हम एक्चुअली चाह रहे ये थे कि पोस्टल एड्रेस की जगह सिटी आ जाए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि एल्टर टेबल और टेबल का नाम लिखा और इसके बाद हम करेंगे ऐड। यहाँ पे हम कॉलम नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्ट कॉलम नेम डाल देंगे। ऐड कॉलम नेम हम डालना चाह रहे हैं, सिटी का कॉलम डालना चाह रहे हैं हम इसमें, और साथ ही किस टाइप का होगा वो कॉलम, तो वो है जी वारचार टाइप का, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 25 कर दिया जी। अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो होपफुली हमारे पास सिटी का मिस्टेक है कि WAR, ठीक है, एग्जीक्यूट। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, इसको रिफ्रेश करके सिटी हमारे पास आ गया। पोस्टल एड्रेस की जगह हमने ड्रॉप और ऐड करके यहाँ पे सिटी डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि जी जो यही सिटी है इसका जो टाइप है ये हमारे पास वारचार ना हो बल्कि हमारे पास इंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे आप करेंगे एल्टर के मैंने आपको बताया 3 किस्म की कमांड्स हैं कि एल्टर आप ऐड कर सकते हैं, एल्टर ड्रॉप कॉलम ऐड कर सकते हैं कोई भी कॉलम को, एल्टर ड्रॉप कॉलम से आप कोई कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एल्टर के साथ 2 दफ़ा एल्टर है यहाँ पर, एल्टर टेबल और टेबल का नाम, तो इसके बाद एल्टर आपने दोबारा लिखा और जिस कॉलम को आप करना चाह रहे हैं चेंज वो लिखेंगे, एल्टर कॉलम। जिस कॉलम को चेंज करना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख दिया मैंने सिटी, एंड देन जो भी इसको आप डाटा टाइप देना चाह रहे हैं वो लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए इनिशियली आपके पास सिटी के टाइप वारचार है यहाँ पर। इसको जब मैं रिफ्रेश करती हूँ तो जी इंट हो गया। जी वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। स्लाइड्स में हम ये देख रहे थे कि अगर आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम हो, कॉन्सेप्चुअल डायग्राम EID डायग्राम हो, तो उससे आप कैसे इन कमांड्स के थ्रू, SQL कमांड्स के थ्रू आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं डेटाबेस की। तो ये आपके पास कमांड्स हैं कि पहले आपने कस्टमर का टेबल क्रिएट किया और इसके कॉलम्स क्रिएट किए और इसमें एक प्राइमरी की क्रिएट किया। उसके बाद टेबल क्रिएट किया ऑर्डर का, जैसे यहाँ पर है कि आपने ऑर्डर का क्रिएट किया, उसके अंदर भी प्राइमरी की क्रिएट की और उसके अंदर एक फॉरेन की भी क्रिएट की। तो फॉरेन की का तरीका भी आप देख लें कि आपने पहले तो कंस्ट्रेंट लिखा, उस कंस्ट्रेंट उस जो नया फॉरेन की बनाने जा रहे हैं उसको कोई भी नाम दे दें यहाँ पर। फिर आपने फॉरेन की लिखा और जो फॉरेन की जिस कॉलम को बनाना चाह रहे हैं वो लिख लिए यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने रेफरेंसेस लिखना है, ये कीवर्ड है, और फिर जिस टेबल से आप ये फॉरेन की ला रहे हैं, हम यहाँ पे कस्टमर T से ये फॉरेन की लेकर आ रहे हैं और उसके अंदर जो वहाँ पर इस कॉलम का नाम था वो था कस्टमर ID, वो भी हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख ली, ठीक है। इसी तरह फिर उसके बाद हमारे पास और जो है एंटिटीज़ यहाँ पे ऑर्डर लाइन का है और प्रोडक्ट का है। तो हमने कहा था कि जो हमारे एंटिटीज़ होते हैं उनके हम टेबल्स बनाते हैं, तो ये यहाँ पर उनके टेबल्स बने हुए हैं। हर एक को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स एंड देयर डेटा टाइप, सबसे पहले तो टेबल बनाने का तरीका जो हम कर चुके हैं वो दोबारा से स्लाइड्स में देख लेते हैं कि टेबल बनाने का तरीका ये तो कि पहले तो आप क्रिएट टेबल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करते हैं और उनकी टाइप डिफ़ाइन करते हैं। प्रोडक्ट ID उसकी टाइप, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसकी टाइप, प्रोडक्ट फिनिश उसकी टाइप, इसी तरह यहाँ पे भी उसकी टाइप डेसिमल, इंटीजर, ठीक है, ये आप डिफ़ाइन करते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उस पर नॉट नलेबल स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं, कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, कंस्ट्रेंट लिखेंगे, कंस्ट्रेंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद कोई भी आप उसको नाम दे दें और इसके बाद आप प्राइमरी की लिखें और जिस एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। इसके अलावा आप नॉट नलेबल स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं और ये प्राइमरी की डिक्लेयर करने का तरीका है। सम प्राइमरी कीज़ आर कंपोजिट। यहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की बनाना सिखाया हुआ है कि अगर आपकी प्राइमरी की एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिल के बन रही है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी से मिल के आपकी प्राइमरी की बन रही है, तो आपने क्या करना है कि जस्ट बाकी सारा वही सिंटेक्स है और आप जस्ट आपने इधर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड ये दो आपने लिख लेना है, दोनों का एट्रीब्यूट्स। अच्छा, फिर नेक्स्ट है आपके पास कि आप उसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि जो भी उस वक्त करंट टाइम हो, सिस स्टेट से आपके पास जो भी करंट टाइम है वो यहाँ पे आ रहा है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप 0 दे सकते हैं कहीं पर। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो होती है कि अगर कस्टमर जो यूज़र है वो कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करता तो उस केस में वहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी की ऑफ पेरेंट टेबल। यहाँ पे हमारे पास पेरेंट की ऑफ पेरेंट टेबल है और फॉरेन की ऑफ द डिपेंडेंट टेबल। फॉरेन की बताना सिखाया हुआ है कि प्राइमरी की किस तरह होगी और फॉरेन की किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। ये एक्चुअली हमारे पास कस्टमर टेबल से आया है, तो इस केस में जो फॉरेन की क्रिएट किया हुआ है ये हमारे पास कस्टमर टेबल से आया हुआ है। दैट्स वाई कस्टमर टेबल इस टेबल का पेरेंट टेबल है। अच्छा, और हमने देखा था कि अल्टर टेबल हम कैसे करते हैं। अल्टर स्टेटमेंट्स हमें पता है कि अल्टर स्टेटमेंट हमारे पास 3 किस्म की होती है। अल्टर टेबल ऐड की, अल्टर टेबल ड्रॉप की और इसके अलावा एक अल्टर टेबल अल्टर कॉलम की भी हमारे पास होती है कमांड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ड्रॉप टेबल करने के लिए ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम हम लिख लेते हैं। That's it for now. Inshallah, in next lecture we would study about data manipulation language.